उसके मन में गरीबों के लिए हमदर्दी थी। उसने कभी गरीबों को हाथ नहीं लगाया, ना तो उनके सामान को हाथ लगाया। वह गरीबों को लूटकर अमीर बनने वाले अमीरों को लूटता था, अंग्रेजों को लूटता था, उनके खजानों को लूटता था और लूटने के बाद उसे ला करके गरीबों में बांट देता था। एक तरफ जहाँ वह गरीबों के लिए मसीहा था, वहीं दूसरी तरफ अमीरों के लिए, अंग्रेजों के लिए उनके दिल की धड़कनों में बसने वाला एक बहुत बड़ा खौफ था, एक तबाही था, जिसे दुनिया डाकू सुल्ताना के नाम से जानती है। यूपी के मुरादाबाद में एक खानाबदोश परिवार में जन्म लेने वाला सुल्तान जब अंग्रेजों के जुल्म सितम को इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखता, हिंदुस्तानियों के ऊपर देखता, तो उसके सीने में एक बहुत बड़ा तूफान उमड़ने लगता, अंग्रेजों के खिलाफ, उनकी बुरी नीतियों के खिलाफ, उनके जुल्म के खिलाफ। और वो लड़का अंग्रेजों का सफाया इस हिंदुस्तान की सरजमीन से करने के लिए सोचने लगता है। एक खानाबदोश परिवार में जन्म लेने वाला ये बच्चा जब उसकी उम्र 17 साल की होती है, तो वहीं से एक ऐसा ये कारनामा करता है कि इसकी पहचान सुल्तान से डाकू सुल्ताना के रूप में होने लगती है। अंग्रेजों का खजाना लूटना, जमींदारों को लूटना, जो भी लोग गरीबों को परेशान किया करते थे, उनके सामान को हड़पते थे, उनकी जमीन जायदाद को हड़पते थे, उन्हीं को लूटना शुरू किया और उनके लूटे हुए सामान को ला करके उन्हीं गरीबों में बांटना शुरू किया। उसे ही दुनिया आज डाकू सुल्ताना कहती है। डाकू सुल्ताना के बारे में एक बड़ी खास बात ये कही जाती है कि डाकू सुल्ताना ऐसा था जो अपने मुंह में चाकू को छुपा लेता था, और जब कहीं ज़रूरत पड़ती थी तो उस चाकू को निकाल करके उसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये चीज़ और दूसरे डाकुओं के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलती है। डाकू सुल्ताना जो था वो कोई बाड़ी से बहुत हट्टा कट्ठा नहीं था। जब कभी हम डाकुओं के बारे में सुनते हैं, किसी डाकू का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में यही इमेज बनता है कि वो बहुत लंबा चौड़ा होगा, खूब बड़ी बड़ी मूछें होंगी, बहुत ही धाकड़ बाड़ी वाला होगा। लेकिन इस तरह से डाकू सुल्ताना नहीं था। वो एक नॉर्मल इंसान था, दुबला पतला इंसान था, काफ़ी लंबा चौड़ा भी नहीं था, छोटे हाइट का था। लेकिन कारनामे उसके ऐसे थे कि पूरी की पूरी अंग्रेजी सरकार और जमींदार जो थे, उनके दिल की धड़कनों में एक खौफ समाया हुआ था डाकू सुल्ताना के नाम का। डाकू सुल्ताना नजीबाबाद के जंगलों को अपना आशियाना बना लिया था। एक ऐसा जंगल जहाँ पे जाने में लोगों को डर लगता था, लोग भय खाते थे, उस जगह को डाकू सुल्ताना अपना आशियाना बना के बैठा था। सारी प्लानिंग वहीं से करता था और अंग्रेजी खजाना जब भी आता जाता देखता था, उस पर हमला बोल के उसे लूट लिया करता था। और लूटने के बाद वो सारा का सारा सामान, सारा का सारा खजाना ले जा करके अपने देश के गरीब लोगों में बांट देता था। डाकू सुल्ताना जो था, उसकी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से थी, उन अमीर लोगों से थी जो गरीबों को लूटते थे। डाकू सुल्ताना के बारे में जो एक बात सुनने के लिए आती है, स्टडी करने से जो बात समझ में आती है, वो ये थी कि डाकू सुल्ताना जब भी किसी दुकान पे खरीदारी के लिए जाता था, तो जितना भी सामान का कीमत होता था, उसका दोगुना कीमत दे के आता था। क्या डाकू ऐसे होते हैं? ये अंग्रेजी सरकार थी जो सुल्तान की पहचान को डाकू के रूप में पूरी दुनिया में फैला दी। सुल्तान जो था, उसकी पहचान एक डाकू के रूप में बन गई। वरना सुल्तान जो था, जिसे डाकू सुल्ताना कहते हैं, वो अपने देश की सरजमीन के खातिर लड़ा, अपने देशवासियों के लिए लड़ा, हक के लिए लड़ा, उन सामान के लिए, उन दौलत के लिए लड़ा जो इन्हीं हिंदुस्तानियों से लूट करके अंग्रेज अपने देश लेके जाते थे और अमीर हुआ करते थे। अपने देश की चीज़ को अपने देश में वापस लाना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये डाकू होता है या कोई क्रांतिकारी होता है? डाकू सुल्ताना जो था, वो अंग्रेजी काफिले पर बार बार हमला करता था और उनका सारा खजाना लूट लेता था। अंग्रेजी सरकार जो थी एकदम परेशान हो गई। दिन रात की नींद उसकी जो थी, जो चैन था, सब हराम हो गई। अंग्रेज सरकार एकदम परेशान हो गई, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। डाकू सुल्ताना का जो जासूसी नेटवर्क था, वो इतना तेज तर्रार था, इतना बढ़िया, इतना मजबूत नेटवर्क था कि जैसे ही अंग्रेजी सरकार कोशिश करती थी उसे पकड़ने की, उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की, इसकी जानकारी पहले ही डाकू सुल्ताना को हो जाती थी और अंग्रेज सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। हमेशा ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रह जाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। जब अंग्रेजी सेना एकदम परेशान हो गई, तो उन्होंने अपने एक खास अधिकारी को बुलाया। एक खास अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था फ्रेडी यंग। फ्रेडी यंग को उन्होंने हिंदुस्तान बुलाया डाकू सुल्ताना के लिए, खास तौर से उसे पकड़ने के लिए। फ्रेडी यंग जब हिंदुस्तान में आता, तो वो डाकू सुल्ताना के कारनामों के बारे में, जो भी वो किया था, सब के बारे में स्टडी करना शुरू करता है, सब कुछ जानकारी इकट्ठा करता है। और सारी जानकारी मिलने के बाद उसे बात ये समझ में आती है कि डाकू सुल्ताना जो है, उसका जासूसी नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तेज है। और इतना तगड़ा, इतना तेज जासूसी नेटवर्क होने की वजह से उसे पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फ्रेडी यंग जो था, उसने सबसे पहले क्या किया कि जासूसी नेटवर्क को तोड़ना चाहा डाकू सुल्ताना के। अपनी बहुत सारी कोशिशों के बाद जो फ्रेडी यंग था, वो डाकू सुल्ताना के एक खास जासूस को, उसके खास आदमी को पकड़ने में कामयाब हो गया। और जब वो आदमी गिरफ्त में आ गया, तो डाकू सुल्ताना ने उससे धीरे धीरे सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। और सारी जानकारी जब इकट्ठा हो गई फ्रेडी यंग के पास, तो उसने फिर हमला बोल करके एक रोज़ डाकू सुल्ताना को और उसके तमाम साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया गया, लंबी कार्रवाई चली, जेल में डाल दिया गया और आखिरी में होते जाते
फांसी की सज़ा सुना दी गई डाकू सुल्ताना को और उसके तमाम साथियों को। लेकिन फ्रेडी यंग जो था, वो नहीं चाहता था कि डाकू सुल्ताना को फांसी दी जाए और उसका कारण ये था कि वो जब पूरा स्टडी कर रहा था डाकू सुल्ताना के बारे में, तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई जो डाकू सुल्ताना के अच्छे कारनामे थे। डाकू सुल्ताना के अंदर उसे इंसानियत दिखी। वो लोगों को भले लूटता था, अंग्रेज़ों को भले लूटता था, जबकि वो सामान हिंदुस्तानियों का था। वो जमींदार जो गरीबों का शोषण किया करते थे, वो सामान उन गरीबों का था, यानी वो लोग लूट लेते थे, ज़बरदस्ती ले लेते थे। उनको ये लूटता था और ले जा करके उन्हीं गरीबों में बाँट देता था। ये सारी जो इंसानियत की बातें थी, जो मानवता की बातें थी, ये सारी चीज़ें उस अंग्रेज अधिकारी फ्रेडी यंग के दिल में घर कर गई और वो भी कहीं न कहीं दिल से जो डाकू सुल्ताना था उसका फ़ैन बन चुका था। उसने बहुत कोशिश की डाकू सुल्ताना को बचाने की कि उसे फांसी की सज़ा ना हो, उसकी सज़ा घटा दी जाए, कम कर दी जाए, लेकिन किसी भी हाल में उसे फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। उसके तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी सरकार उसकी बात को नहीं मानती है और एट लास्ट डाकू सुल्ताना और उसके साथियों को फांसी दे दी जाती है। फांसी पे चढ़ने से पहले डाकू सुल्ताना जो था, उसने एक अपनी आखिरी ख्वाहिश ये बताई थी फ्रेडी यंग को कि डाकू सुल्ताना ये नहीं चाहता था कि उसका जो बच्चा है, जो बेटा है, वो जब बड़ा हो इस दुनिया में, तो दुनिया वाले उसे ताना दें कि तुम्हारा बाप एक डाकू था, वो लुटेरा था, लोगों को लूटता था और उसे लोग गंदी निगाह से ना देखें, बुरी निगाह से ना देखें। इस चीज़ से बचाने के लिए डाकू सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से कहा कि मेरा एक काम करो कि मेरे बच्चे का अब परवरिश तुम करना, इसको पालना पोसना, इसको लिखाना पढ़ाना और इसको ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनाना। अब चूँकि फ्रेडी यंग जो था, वो दिल से आशिक हो चुका था डाकू सुल्ताना का। भले ही वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, बचा नहीं पाया डाकू सुल्ताना को, लेकिन डाकू सुल्ताना ने जो उससे कहा करने के लिए, उसने अपनी ज़िंदगी में वो काम किया। उसने डाकू सुल्ताना के बच्चे को इंग्लैंड भेजा पढ़ने के लिए और वो लड़का पढ़ लिख करके ज़िंदगी में अपने एक सक्सेस इंसान बना। तो उस ज़माने में भी इंसानियत थी। जो दुश्मन आया था पकड़ने के लिए डाकू सुल्ताना को, उसका मौत जो चाहता था, मौत का षड्यंत्र रचने आया था, उसके कारनामों से, उसकी अच्छाई से वो भी उसका आशिक हो गया, वो भी उसका फ़ैन बन गया। ये अच्छाई की खासियत है। डाकू सुल्ताना के जो भी कारनामे थे, उसे जानने के बाद, सुनने के बाद हम उसे डाकू पुकारें या क्रांतिकारी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एक डाकू क्या ऐसा होता है कि जो अमीरों को लूटते और ला करके गरीबों में बांट दें? एक डाकू क्या ऐसा होता है कि जो कभी वो किसी औरत को हाथ न लगाए? फिर उसकी पहचान क्यों एक डाकू के रूप में होती है? ये अंग्रेज़ों का काम है जो सुल्ताना को डाकू सुल्ताना के रूप में एक पहचान बना के चले गए इस दुनिया में। अगर सच में देखा जाए तो डाकू सुल्ताना ने अपने देश की सरजमीन के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों से बगावत की, जुल्म के खिलाफ बगावत की। फिर उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, एक डाकू या क्रांतिकारी के रूप में? आप कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटा ज़रूर दबाएं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।